हेलो एवरीवन। सो ये ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास इक्वेशन के बारे में। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगी इसकी डेफिनेशन एंड देन हम क्लास इक्वेशन देखेंगे कुछ ग्रुप्स के बारे में, जैसे कि सिमेट्रिक ग्रुप का देखेंगे, अल्टरनेटिव ग्रुप हो गया, देन नॉन अबेलियन ग्रुप्स जिनका ऑर्डर पी क्यूब है या फिर 2 × p टाइप में है, देन डाइहेड्रल ग्रुप्स का जो क्लास इक्वेशन है उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास इक्वेशन की अगर हम बात करें तो आप इस तरीके से समझो, ये कोई ग्रुप है हमारे पास जी, और ये कोई फाइनाइट ग्रुप है हमारे पास जिसका ऑर्डर n है। ओके, एंड हमने बनाई कुछ कॉन्जुगेट क्लासेस, जैसे कि ये बना दिया, ये कॉन्जुगेट क्लास हो गई C1, इसको बना दिया ये कोई कॉन्जुगेट क्लास C2 हो गई, C3, C4, C5, C6, इसी तरीके से लास्ट हम मान लेते हैं K, मतलब कि ये K डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लास हो गई, कॉन्जुगेट क्लास। ओके, सो अभी तक हमने क्या बोला कि ये जो हमारा ग्रुप है ऑर्डर n का है एंड C1 C2 टिल Ck हमारी डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेस हो गई। अब हम इनकी कार्डिनैलिटी की बात करते हैं। मान लो C1 की कार्डिनैलिटी है n1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1, n2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 और n3 हम कार्डिनैलिटी मान लेते हैं C3 की। इसी तरीके से nk हमने कार्डिनैलिटी मान ली Ck की। तो क्लास इक्वेशन कैसे बनेगी? ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू इन सब का सम कर दिया जाएगा, n1 n2 n3 टिल nk, और ये जो है वो किसके बराबर आएगा? ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर आएगा। उस मतलब जो भी ऑर्डर है, लाइक ऑर्डर ऑफ ग्रुप n है, मतलब इन सब का सम हमारा आ जाएगा n के बराबर। और इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारी क्लास इक्वेशन है। ठीक है, तो जैसा ग्रुप रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली हम क्लास इक्वेशन बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कॉन्जुगेट क्लासेस क्या हैं जो हमने C1 C2 बनाई हैं। ये क्लासेस क्या हैं? कॉन्जुगेट क्लासेस। इसे समझने के लिए एक बार आप ये समझो कि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट, मैंने आई थिंक ग्रुप थ्योरी का जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया था उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। कॉन्जुगेट एलिमेंट कब कहा जाता है? जैसे कि मान लो ये कोई ग्रुप है, आप इसके 2 एलिमेंट्स को बोल रहे हो कि ये आपस में कॉन्जुगेट हैं, तो इसको इस तरीके से सबसे पहले तो आप लिखोगे कि B इज़ कॉन्जुगेट टू A। ओके, और अगर ए बी को मान लो हम कह रहे हैं कि B इज़ सेड टू बी कॉन्जुगेट टू A इफ़ हम B को कैसे लिख सकें? x इन्वर्स की फॉर्म में लिख सकें। ऐसे लिखना चाहो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, x इन्वर्स को आगे कर दो। जिस अगर आप ये बोल रहे हो B इज़ सेड टू बी कॉन्जुगेट टू A, तो ऐसे लिखो। और अगर आप उल्टा बोल रहे हो कि A इज़ सेड टू बी कॉन्जुगेट टू B, तो ये हो जाएगा A इज़ इक्वल्स टू x इन्वर्स B x। ओके, यहाँ पर x क्या है? ये x भी G का ही एलिमेंट है और हर x की बात नहीं की गई है, फॉर सम x बिलोंग्स टू G। और ये जो रिलेशन है, जो हमने ये इस टाइप का जो सिंबल बनाया है, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेसी। मैं क्लियरली लिख देती हूँ इसको, JUGACY, कॉन्जुगेसी रिलेशन। और ये जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन में वो तीनों कंडीशन हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो होल्ड करता है इक्विवेलेंस रिलेशन, और इस रिलेशन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट रिलेशन। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं? जब आप इस तरीके से उसको लिख सको, आप ये बोल रहे हो कॉन्जुगेट है तो ऐसे लिखा जा सकता है, और अगर आप ये बोल रहे हो तो उसको ये बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की। हमें डिस्कस करना है कि क्लासेस क्या होती हैं। तो क्लासेस के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम उसको डिनोट इस तरीके से करते हैं, CL का मतलब होता है क्लास। और आप जिसकी भी क्लास
निकालना चाहते हो, मान लो आप निकालना चाह रहे हो ए एलिमेंट की क्लास, तो उस सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, एक्स ए एक्स इनवर्स टाइप के, मतलब उसी से रिलेटेड है, उसी की हम कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की तो क्लास बना रहे हैं, तो उसी से ही रिलेटेड है। जब आप एलिमेंट्स की एक एक एलिमेंट्स की क्लास बनाते हो तो उसको बोल देते हैं हम कॉन्जुगेसी क्लासेस। ओके, और सी एल ए मतलब अगर आप किसी बी एलिमेंट का निकाल रहे हो तो सी एल बी कर दो। यहाँ पर सी एल हमारा क्लास डिनोट करता है, और उसमें फिर अगर मान लो क्लास निकाल रहे हो आप बी का, तो ये आ जाएगा एक्स बी एक्स इनवर्स। यहाँ पर एक्स जो है वो हमारा किसका एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास बनाई जाती है। ये हमारा ग्रुप हो गया, आपने मान लो क्लास बना दी, ये एक एलिमेंट की क्लास हो गई, इस तरीके से आपने दूसरे एलिमेंट की क्लास बना दी, और जो ये ग्रुप्स हो, ये जो आप बना रहे हो, क्लासेस बना रहे हो, उसमें इस टाइप के एलिमेंट्स दिखाई देंगे जिनको आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो हमने जो अभी डिस्कस किया कि ये डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लास होंगी, तो ये उसी की बात की जा रही है। C1 हमने एक क्लास का नाम C1 दे दिया, C2 C3 टिल Ck, और कार्डिनलिटी का मतलब कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से ही मतलब है, क्योंकि हमें जब हम उसका क्लास इक्वेशन बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसका सम करना है, तो यहाँ पर उसका सम हमें देगा क्लास इक्वेशन। अब आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी जब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे। इसलिए सबसे पहला और सबसे इजी एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं S3, दैट इज सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप में हम वी नो कि 3 फैक्टोरियल एलिमेंट्स होते हैं इसमें, 3 इंटू 2 दैट इज 6 एलिमेंट्स होते हैं। और इसमें हम करते क्या है, बेसिकली हम मैप करते हैं। यहाँ पे हमने ये एलिमेंट्स बना लिए 1 2 3 एंड 1 2 3, सेल्फ जो सेट S रहता है S to S पे ही मैपिंग होती है। तो किस तरीके से एलिमेंट्स उसके निकल कर आते हैं, पहले तो एलिमेंट्स आप देख लो। S3 के जो एलिमेंट्स हैं, एक तो हमारी आइडेंटिटी होती है, फिर हम क्या करते हैं कि 1 को हमने मान लो आपने 3 को फिक्स कर दिया तो आपको मिल गया 1 2, आपने 1 को फिक्स कर दिया तो आपको 1 3 मिल गया, आपने 1 को फिक्स किया है तो हमें मिल जाएगा 2 3, आपने 2 को फिक्स कर दिया है तो हमें मिल जाएगा 1 3, एंड एक तो हमें मिल जाएगा 1 2 3 एंड 1 3 2। तो ये एलिमेंट्स होते हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे, 6 एलिमेंट्स। अब आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। किस तरीके से निकाला जाता है, ये मैपिंग पे बेस्ड है। जैसे कि एक तो आपका तरीका ये हो गया कि आपने 1 को 1 पे मैप कर दिया, 2 को 2 पे मैप कर दिया, 3 को 3 पे मैप कर दिया, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैपिंग हो गई, पहला एलिमेंट आई आ गया। फिर आपने क्या करा कि पहले एक तो आइडेंटिटी मैपिंग, फिर आपने क्या करा कि 1 को 1 पे ही मैप रहने दिया, बाकी इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो आपको 2 3 मिल गया। फिर इसी तरीके से आपने 2 को फिक्स कर दिया, 2 को 2 से ही मैप करवाया, 2 को 2 से ही मैप कराया, और 1 और 3 में चेंजमेंट कर दिया। 1 को 3 से मैप करा दिया, इसको इससे करा दिया, तो आपको 1 3 एलिमेंट मिल गया। तो अभी मैं ज़्यादा S3 के बेसिक में नहीं जा रही हूँ, मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स याद रहें तो वेल एंड गुड, नहीं भी याद रहते तो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसकी क्लास इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, और साथ के साथ जो हम थोड़ा फॉर्मूलेज़ की हेल्प से समझेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है क्लास इक्वेशन में, वो दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये एलिमेंट्स हैं जो हमें कुछ इस तरीके से मिलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इन एलिमेंट्स को हम किस तरीके से मैप कर सकते हैं। तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि एलिमेंट्स आते किस तरीके से हैं, 1 बाय 1 हम S3 S4 S5 इन सब के डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको थोड़ा सा सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में और आइडिया हो जाए। अब आते हैं क्लास इक्वेशन के बारे में। तो S3 की क्लास इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है, फर्स्ट स्टेप मान लो इस चीज़ को, कि हमें निकालनी होती है कि कितनी कॉन्जुगेट क्लासेस हैं आखिर उसमें, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस, क्योंकि मैंने अभी आपको डेफिनेशन भी बताई क्लास इक्वेशन की। तो उसके लिए हमें जानना है कि कितनी कॉन्जुगेट क्लासेस होती हैं, और ये हमें पता लग सकता है पार्टीशन की हेल्प से। PN की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि आखिर कितनी पार्टीशंस, कितने कॉन्जुगेट क्लासेस बनने वाली हैं। जैसे कि अगर आप S3 का निकाल रहे हो तो आप पार्टीशन ले लो P3 का, आप S6 का निकाल रहे हो तो आप पार्टीशन ले लो P6 का। ठीक है,
तो पार्टीशन के बारे में मैं आपको कुछ वैल्यूज़ लर्न कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। पार्टीशन के बारे में अगेन फिर अलग किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा बेसिक में नहीं जा रहे। अब जैसे कि पार्टीशन, मान लो आप 1 का निकालना चाहते हो, तो 1 का पार्टीशन 1 के बराबर होता है, 2 का पार्टीशन 2 के बराबर होता है, 3 का पार्टीशन 3 के बराबर होता है, 4 का पार्टीशन 5 के बराबर होता है, देन 5 का पार्टीशन 7 के बराबर होता है, एंड 6 का पार्टीशन 11 के बराबर होता है। इस तरीके से एटलीस्ट आप अगर 9 तक लर्न कर लेते हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि फिर बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें है क्या कि आप 1 को किस तरीके से नेचुरल नंबर की हेल्प से ऐड करो कि आंसर 1 आ जाए, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लाइक 1 को हम 1 ही ऐड कर सकते हैं, नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो एक ही पॉसिबिलिटी है तो 1 आ गया। 2 को हम 1 + 1 करेंगे तो भी 2 है, और 2 सिंपल लिखेंगे तो भी वो 2 दे रहा है हमें सम, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3 की केस में कितने पार्टीशंस होते हैं, तो 1 + 1 + 1, एक 2 + 1, एक 3, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं, तो 3 आ गया। इसी तरीके से 4 में आप 1 + 1 + 1 + 1 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, 2 + 1 + 1 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा, एंड एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी आपकी 1 + 1 + 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं तो मतलब कितने पार्टीशन कर रहे हैं उस पर बेस्ड ये निकलता है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी भी कि 9 तक, क्योंकि 9 तक हमें याद होना ही चाहिए। 9 तक आप कैसे इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक ट्रिक के हेल्प से शॉर्टकट वे में समझेंगे इस चीज़ को कि कैसे आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें पार्टीशंस चाहिए होते हैं, वो हमें बताता है कि कितने कॉन्जुगेट क्लासेस बनेंगी हमारी। अब अगर आपको ये पता चल जाता है तो हमें ये पता रहेगा कि हम n1 जो हम ऐड करने वाले हैं, n1 + n2, ये हमारे कितने हमें मिलेंगे। ओके, जैसे कि अगर आपको पार्टीशन मिलता है, आप सॉल्व करते हो, मान लो आपको पार्टीशन मिलता है 3, तो आप ये देखोगे कि आपका जो ग्रुप है वो 1 2 3 की सम में नज़र आएगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब 3 क्लासेस बनी हैं तो 3 ही कार्डिनलिटीज़ आपको मिली होंगी, तभी तो आपने इसको सम में लिखा है। मान लो 4 मिलता है तो n1 + n2 + n3 + n4, इस तरीके से आपको मिल जाएगा आपकी क्लास इक्वेशन, ठीक है। ये तो उसके लिए हेल्पफुल है। अब हमें क्या चाहिए कि हमें ये तो पता चल गया कि कितनी कॉन्जुगेट क्लासेस हैं, पर हमें चाहिए उन क्लासेस की कार्डिनलिटी, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, S3 में अभी हमने देखा, मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया, फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिखाई दिए जो हमें, जिसमें 2 साइकिल्स में 2 लेंथ थी, ठीक है। और फिर हमें ऐसे भी एलिमेंट्स मिले जिसकी लेंथ 3 थी, ठीक है। लेंथ आई होप समझ रहे होगे आप, जैसे कि AB लिख रहे हो अगर आप, तो ये हो गया 2 लेंथ का। ABC टाइप का एलिमेंट है तो ये 3 लेंथ का हो गया। ABCD है तो ये 4 लेंथ का हो गया, ठीक है। एलिमेंट 4 लेंथ का जिसकी लेंथ 4 हो, तो इस तरीके से होता है। अब मान लो कि मैंने लिखा था एलिमेंट्स के बारे में, अब आपसे मैं, क्योंकि आपको अभी एलिमेंट्स पता है तो देख के तो बड़ी इजीली बताया जा सकता है कि एक ऐसा, कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ 1 हो सिर्फ, तो एक ही एलिमेंट ऐसा है कि जिसकी लेंथ 1 है। अब ऐसा एलिमेंट जिसकी लेंथ 2 हो, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनकी लेंथ 2 हो, तो 1 2 3, ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं। देन हम अगर पूछते हैं कि कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी लेंथ 3 हो, तो 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी लेंथ 2 है, जिनकी लेंथ 3 है। ओके, तो ऐसे देखकर तो बहुत ही ईजिली बताया जा सकता है। अगर आपको पता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट इनकेस नहीं भी पता हो, जैसे कि आगे S4 आएगा, S5 आएगा, तो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है डिटेल में कि अगर मान लो एलिमेंट नहीं पता हो तो किस तरीके से काम करेंगे। हमने कॉन्जुगेट क्लासेस निकाल ली, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग n1 n2 n3 एंड सो ऑन। ओके, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो आई हम लिख रहे हैं ना, आइडेंटिटी मैपिंग, मतलब एक ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ सिर्फ 1 हो, वो सिर्फ आइडेंटिटी मैपिंग ही होता है, और कोई एलिमेंट ऐसा होता ही नहीं है। तो ये हमेशा क्लियर रहेगा कि एक ऐसा, कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी लेंथ 1 हो, तो वो हमेशा 1 रहेगा, तो वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक कार्डिनलिटी मतलब n1 की वैल्यू आप मान लो आपको मिल गई 1, क्योंकि
एक लेंथ का एक ही एलिमेंट है। नाउ अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ साइकिल, कितनी ऐसी साइकिल हैं, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इन एस एन में अभी हम S3 की बात कर रहे हैं तो S3 लिख दिया। कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी लेंथ 2 है S3 में, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है R-1 फैक्टोरियल एंड NCR। यहाँ पर n और r क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो आपने लेंथ लिखी है ये आपका r का काम करेगी और ये तो आपका n का काम करेगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से क्या होगा कि अगर नहीं भी पता होगा, एलिमेंट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं भी होगी, तो अभी ये हेल्प करेगा। जैसे कि अभी r की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, तो क्या कर सकते हैं, r-1 करना है, दैट इज़ 1 फैक्टोरियल, देन n ये हो जाएगा 3c2। ओके, ये सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन है, ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, देन ये हो जाएगा 3 - 2 1 फैक्टोरियल, और उसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 3। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका लेंथ 2 हो वो 3 है। और मैंने अभी आपको बताया भी 1 3 2 3 एंड 1 3 2 3, सॉरी देख लेती हूँ, 1 1 3 बताया था जब हमने 2 को फिक्स किया, देन 2 3 एंड 1 3, यही 3 एलिमेंट थे और वही आपके पास आंसर भी आया है। अब इसी तरीके से थर्ड और फाइंड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनका लेंथ 3 हो, तो क्या लगाओगे आप फॉर्मूला R-1 फैक्टोरियल एंड NCR। R की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 - 2, मैं प्रॉपर लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 3 - 1 फैक्टोरियल 3c3, ये तो आपके पास 1 हो जाएगा 3c3, और ये आपके पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल दैट इज़ 2। और आपने देखा भी कि वो सिर्फ 2 ही ऐसे एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो आपको सारी वैल्यूज़ मिल गई। कितनी पार्टीशन कितनी की थी आपने, P, मैंने बताया था ना आपको सबसे पहले यही काम करना है कि पार्टीशन निकालनी है Pn की हेल्प से। Pn में n की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 3, क्योंकि हम S3 की निकाल रहे हैं, तो P3 की वैल्यू कितनी होती है, 3। मैंने आपको बताया पार्टीशंस में जो हमें कुछ वैल्यूज़ याद रखेंगे, P3 की वैल्यू कितनी होती है, 3। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो P3 की वैल्यू 3 हो गई, मतलब कि अब आपको ऐसे 3 नंबर यहाँ पर मिलेंगे जिसका सम क्या होगा, आपके जो ग्रुप है उसके ऑर्डर के बराबर होगा। तो N1 की वैल्यू हमें मिली 1, N2 की वैल्यू हमें मिली 3 और N3 की वैल्यू हमें मिली 2। दैट मीन्स 1 + 3 + 2, तो कितना हो गया सम इसका, 6 हो गया। एंड वी नो दैट कि S3 में 3 फैक्टोरियल होता है इसका ऑर्डर, दैट इज़ 6, तो बराबर आ रहे हैं, हमेशा इक्वल ही आएगा, सम इक्वल ही आएगा हमेशा। और यहाँ पर नंबर्स कितने होंगे वो आपको पार्टीशन बताएगा, जैसे कि P3 = 3 बोला था, तो ये ऐसे 3 में होंगे, 1 2 3, आपको 3 ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी। और ये निकालना कैसे है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता है तो डायरेक्टली हो जाता है, और नहीं भी पता हो तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, R-1 फैक्टोरियल NCR। ओके, अब आप ऐसा मत सोचिए कि S4 S5 ये जितने भी हमारे पास बाकी के सिमेट्रिक ग्रुप हैं उसके लिए सिर्फ यही एक फॉर्मूले की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ये तो हेल्पफुल है ही, इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही हमें, बट क्योंकि S4 और S5 के एलिमेंट्स थोड़े और डिफरेंट टाइप के हमें मिलते हैं, जैसे कि उसमें हमें 2 प्रोडक्ट टाइप के भी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं वहाँ पर, तो ऐसे एलिमेंट्स के लिए फिर अलग फॉर्मूले भी इंक्लूड हो जाते हैं। ये तो रहेगा बट और भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो सबको हम सिर्फ इसी की हेल्प से नहीं निकाल सकते। S3 अभी मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि थोड़ा इजी भी है और डेफिनेशन से आप रिलेट कर पाओगे, इस एग्जाम्पल की हेल्प से ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। 1 बाय 1 हम सारे ग्रुप्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैं आपको अभी बता देती हूँ इसी वीडियो में कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। S3 के बाद हम देखेंगे कि A3 की क्लास इक्वेशन क्या बनेगी, फिर हम S4 का देखेंगे, A4 का देखेंगे, S5 A5, इसी तरीके से कोशिश करेंगे सारी एक ही वीडियो में सबको कवर कर ले। एंड क्लास इक्वेशन समझने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो पहले CSIR में आ चुके हैं या इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।